So good evening everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kaushal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So in this video we have talked about the basic pulse radar. तो यह एक रडार का टाइप है और इसको हम बोलते हैं बेसिक पल्स रडार। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे बेसिक पल्स रडार का और अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक पल्स रडार के बारे में, और इसके बारे में जानेंगे हम इसका मैक्सिमम अनबिगुअस रेंज ऑफ द रडार, ये भी हम जानेंगे, और इसके सारे ब्लॉक डायग्राम के एक एक ब्लॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं बेसिक पल्स रडार के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि बेसिक पल्स रडार, इसका जैसे नाम से ही देखिए स्पष्ट है कि पल्स रडार है। पल्स रडार है क्या? तो अगर यह पल्स रडार है तो पल्स रडार एक यूनिट हाई पावर पल्स एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा। जो यूनिट हाई पावर की पल्स एनर्जी होगी उसको ये ट्रांसमिट करेगा। कौन? पल्स रडार। और इसके बाद ये जो हमारा टारगेट होगा वहाँ से जो लौट रही हैं इकोज उसको रिसीव करेगा। देखिए रडार में हमेशा जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया वो जाके जो हमारा टारगेट है जिसको हम जानना चाहते हैं उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन और उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है टारगेट उसको बोलेंगे। और उस टारगेट से वापस टकरा कर जो वही आपकी वेव जो आ रही है, वही जो आपकी पल्स आ रही होगी, तो हम रडार में, पूरे इंटायर रडार में हम उसको इको का नाम देंगे। ठीक है, तो उस इको को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? बेसिक पल्स रडार। तो बेसिक पल्स रडार को जानेंगे कि पल्स रडार ट्रांसमिट अ हाई फ्रीक्वेंसी इम्पल्सिव पल्स ऑफ हाई पावर आफ्टर दिस देन अ लॉन्ग ब्रेक। बहुत बीच में बहुत ही एक लॉन्ग ब्रेक होगा जिसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पॉज भी बोलेंगे, इन विच इकोज कैन बी रिसीव, जिसके समय पे उस टाइम रिलैक्सेशन पॉज के समय, रिलैक्सेशन टाइम के समय इकोज जो है रिसीव होंगे। देन अ न्यू पल्स इज सेंड, न्यू पल्स इज सेंड, उसके बाद नई पल्स सेंड की जाएगी। द रिसीव्ड इकोज आर प्रोसीडेड टू डिटरमाइन, क्या क्या कर डिटरमाइन करने के लिए जो है पल्स को प्रोसीड किया जाता है, रिसीव किया जाता है। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड एम्पलीट्यूड, द थ्री थिंग्स विल बी नो अबाउट द टारगेट बाय द ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स ऑफ हाई पावर पल्स एनर्जी। सो चलिए अब हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आपका पल्स रडार का ब्लॉक डायग्राम आपके सामने जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये आपका एंटीना है। ये आपका क्या है? ये आपका एंटीना है। एंटीना का इसमें सबसे पहले यूज़ होगा। तो एंटीना के बाद देखिए डप्लेक्सर। डप्लेक्सर में दोनों टाइप की तीर लगी हुई, मतलब डप्लेक्सर से कोई भी मैसेज सिग्नल आएगा भी, कोई मैसेज सिग्नल जाएगा भी, मतलब बाई डायरेक्शनल काम कर रहा है डप्लेक्सर। तो डप्लेक्सर से जो सिग्नल आ रहा है वो जा रहा है लो नॉइस एम्पलीफायर में, लो नॉइस एम्पलीफायर के बाद मिक्सर में, मिक्सर में लो नॉइस एम्पलीफायर से भी जा रहा है कोई सिग्नल, लोकल ऑसिलेटर से भी कुछ फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके भेजेगा मिक्सर आईएफ एम्पलीफायर में, आईएफ एम्पलीफायर भेजेगा डिटेक्टर में, डिटेक्टर भेजेगा वीडियो एम्पलीफायर में, वीडियो एम्पलीफायर भेजेगा डिस्प्ले में। ठीक, और इसके उल्टा ये तो बात रही जब रिसीविंग की समय होगी, जब कोई भी टारगेट जो को भी जब कभी भी इको आएगा, मान लीजिए हमको हाई पावर की पल्स भेजनी होगी तो कहाँ से भेजेंगे? ट्रिगर सोर्स, ट्रिगर सोर्स से मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर से आउटपुट ट्यूब जो कि मैग्नेट और क्लिस्ट्रॉन जो भी होगा, उसके बाद फिर से डप्लेक्सर, और डप्लेक्सर के बाद एंटीना के थ्रू इसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। कहाँ पे? आपका स्पेस में, जहाँ पे आपका टारगेट ढूंढना होगा। तो चलिए हम ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? डप्लेक्सर के बारे में हम पढ़ेंगे। डप्लेक्सर के बारे में आपको मैंने एक इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ डप्लेक्सर के बारे में। आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। डप्लेक्सर पे एक पूरी वीडियो बनी हुई है 15 मिनट की। तो अगर आपको डप्लेक्सर अच्छे से पढ़ना, नहीं तो काम भर का तो यहाँ बता ही दिया जा रहा है। चलिए डप्लेक्सर क्या होता है? ये एक तरह का ट्रांसमिशन स्विच होता है जो कि एक कॉमन एंटीना को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमीटर के लिए यूज़ कनेक्ट करता है। देखिए एंटीना जहाँ पर डप्लेक्सर लग जाएगा वहाँ पे हमें सीधी बात जान लेनी कि जो हमारा एंटीना होगा वो कॉमन होगा, मतलब वही एंटीना आपका ट्रांसमिशन भी करेगा, वही एंटीना आपका रिसेप्शन भी करेगा। तो डप्लेक्सर एक ऐसा स्विच है जो कि समय 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 पर ट्रांसमिटिंग एंटीना को ट्रांसमिटिंग एंटीना बना देगी, रिसीविंग एंटीना बना देगी, उसी एक कॉमन एंटीना को
तो यह एक तरह का स्विच है जो दोनों को सर्विस प्रोवाइड कराता है। किसको किसको? ट्रांसमीटर को और रिसीवर को, कि आप इस एंटीना को अपने पास रख के ट्रांसमिटिंग एंटीना का काम कीजिए, और रिसीवर महाराज को कहेंगे कि आप इस एंटीना को अब इतने समय के लिए आप अपने पास रखिए और किसकी तरह काम करिए? रिसीविंग एंटीना के। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि प्रोटेक्ट द रिसीवर फ्रॉम द हाई पावर आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर। तो इसका काम होता है कि जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो सिग्नल जो कि पल्स जो कि ट्रांसमिट किया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा हो हाई पावर की होती है, लेकिन रिसीविंग होते होते वह हाई पावर की नहीं रह जाती है। तो इसी वजह से आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर को कहीं डैमेज ना हो जाए, क्योंकि रिसीवर का पावर कम है, ट्रांसमीटर का ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हमने डुप्लेक्सर का यूज किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आएगा एंटीना के बारे में। तो एंटीना के बारे में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, तो एंटीना के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी अगर बताना है तो हमें एंटीना बताना ही होगा। एंटीना पर हमने इससे पहले 2 वीडियोस आए हैं, आप जाके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों प्लेलिस्ट्स में वीडियोस पढ़े हैं। आप अच्छे से एंटीना को पढ़ सकते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एंटीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई टाइप्स के एंटीनाज होते हैं, तो यहाँ पर जो आप बेसिक पल्स रडार में एंटीना यूज़ करें हैं उसके बारे में चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं कि एंटीना टेक्स द रडार पल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर। ये जो रडार पल्स को ट्रांसमीटर से लेता है और इसको हवा में फेंक देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये ट्रांसमिट कर देता है। एंड एंटीना मस्ट फोकस द एनर्जी इनटू वेल डिफाइंड बीम। ये जो है फोकस करता है एनर्जी को किसी वेल डिफाइंड बीम में, विच इंक्रीजेज द पावर, जो कि पावर को बढ़ाता है, एंड परमिट्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ टारगेट, जो कि परमिट करता है डायरेक्शन के डिटर्मिनेशन करने में, जो कि टारगेट की डायरेक्शन होती है उसमें परमिट देता है। द एंटीना मस्ट कीप ट्रैक ऑफ ओन ओरिएंटेशन विच कैन बी अकम्प्लाइज्ड बाई टेकिंग हेल्प द सिंक्रोनस ट्रांसमीटर। तो जो आपका एंटीना होता है यह अपने ट्रैक का और ओन ओरिएंटेशन का ख्याल रखते हुए जो है सिंक्रोनाइज ट्रांसमीटर, सिंक्रो जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं, उसमें हेल्प करता है। देयर आर सम एंटीना सिस्टम डू नॉट फिजिकली मूव बट आर स्ट्रीट्स इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए कुछ कुछ ऐसे जो है आपके एंटीनाज हैं जो कि फिजिकल तो नहीं दिखेंगे कि ये मूव कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनको इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे सेट किया गया कि वो एक तरह से स्कैनिंग करते रहते हैं, कि वो अपना मूव करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर पर हमने देखा था कि आउटपुट ट्यूब, तो आउटपुट ट्यूब के लिए ट्रांसमीटर हमने पहले पढ़ा, तो अब हम चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आप पहले भी पढ़े हैं तो आउटपुट ट्यूब के लिए क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ये सारे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दे रहा है कि द ट्रांसमीटर क्रिएट्स द रेडियो वेव टू सेंड द मॉड्यूलेट्स इट द फॉर्म ऑफ पल्स ट्रेन। यह एक रेडियो वेव को क्रिएट करेगा जो कि हमें मॉड्यूलेट करना है पल्स ट्रेन के फॉर्म में। द ट्रांसमीटर मस्ट आल्सो एम्पलीफाई the signal to a high power level to provide adequate range। तो ये जो ट्रांसमीटर होगा ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, हाई पावर का बनाएगा, ताकि हम सिग्नल को ज़रूरतमंद रेंज का बना सकें। द सोर्स ऑफ द कैरियर वेव कुड बी अ माइक्रोवेव डिवाइस। जो आपका सोर्स होगा कैरियर वेव का वो माइक्रोवेव डिवाइस द्वारा जनरेट किया जाएगा, जैसे कि क्लेस्ट्रॉन हुआ, TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब हुआ, या मैग्नेट्रॉन हुआ, ये सारे आप माइक्रोवेव में पढ़ेंगे। ईच हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन। तो जितने भी आपके आउटपुट ट्यूब्स हैं, जितने भी जो है कैरियर वेव जनरेटर्स हैं, इन माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं, इनके अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अलग अलग अपने अपने इनके क्या कहते हैं कि लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ट्रांसमीटर में ही पहला है रडार मॉड्यूलेटर। इसमें हम देखेंगे रडार मॉड्यूलेटर में है कि द रडार मॉड्यूलेटर इज़ अ डिवाइस which provides the high power to the transmitter tube to transmit during transmission period। तो रडार मॉड्यूलेटर का काम क्या है? यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोवाइड कराएगा हाई पावर ट्रांसमीटर ट्यूब को टू, जो कि ट्रांसमिशन पीरियड के दौरान जो है ट्रांसमिट करा सके। तो ऐसा ही आपका जो है प्रोवाइड कराएगा। It makes the transmitting tube on the any end off to generate the desired waveform. Modulator allows
स्टोरिंग द एनर्जी इन द कैपेसिटर बैंक ड्यूरिंग द रेस्ट टाइम। तो मॉड्यूलेटर ही एक अलाउ करता है कि एनर्जी को स्टोर करेंगे कैपेसिटर बैंक में, कब, रेस्ट समय के समय। द स्टोर एनर्जी देन कैन बी पुट इन टू द पल्स व्हेन ट्रांसमिटेड। तो जो स्टोर एनर्जी है वो पल्स में डाला जाएगा जब हम ट्रांसमिट करेंगे पल्स का। एंड इट प्रोवाइड रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्सेज which act as a supply voltage to the output tube such as magnetron. The switching is on and off as required। तो ये सारी बातें रही आपका मॉड्यूलेटर के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा है ट्रिगर सोर्स, जो कि हम सिंक्रोनाइजर के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो ट्रिगर सोर्स का क्या काम होगा कि द सिंक्रोनाइजर कोऑर्डिनेट्स द टाइमिंग फॉर रेंज डिटर्मिनेशन। तो जो सिंक्रोनाइजर होता है वो कोऑर्डिनेट करता है टाइमिंग, रेंज डिटर्मिनेशन की टाइमिंग पे। इट रेगुलेट्स दैट रेट एट विच पल्सेस आर सेंड, दैट इज कि आपका पल्स रेट फ्रीक्वेंसी, सेट्स पल्स रेट फ्रीक्वेंसी एंड रीसेट द टाइमिंग क्लॉक फॉर द रेंज डिटर्मिनेशन फॉर ईच पल्स। ठीक है। और सिग्नल्स फ्रॉम द सिंक्रोनाइजर आर सेंट साइमल्टेनियसली टू द ट्रांसमीटर when send the new pulse and to the display when the resets the return sweep। तो सिग्नल जो है सिंक्रोनाइजर द्वारा दोनों जगह भेजेगा क्रमशः, एक बार ट्रांसमीटर पर जब पल्स भेजना है और एक बार डिस्प्ले पर जब जो है रिटर्न स्वीप को जो है रीसेट करना है। तो ये रही बात आपकी सिंक्रोनाइजर की। आगे हम बात करेंगे आपके रिसीवर की। रिसीवर कह रहा है कि रिसीवर क्या होता है कि द रडार रिसीवर इज जनरली ऑफ सुपर हेट्रोडाइन टाइप होता है। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के बारे में मैंने एम रिसीवर वाले टॉपिक में बताया हुआ है। इसको भी आप जाके प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एम रिसीवर्स पे है। तो उस टाइप का होता है और हुज फंक्शन टू डिटेक्ट द डिजायर्ड इको सिग्नल इनटू द प्रेजेंस ऑफ नॉइस, इंटरफेरेंस एंड क्लटर। तो इसका काम क्या, रिसीवर का काम क्या होगा कि जो आपकी ज़रूरतमंद इको सिग्नल है उसको नॉइस, इंटरफेरेंस और क्लटर सबके प्रेजेंस में इसको रिसीव करना सिग्नल को। चलिए तो आगे हम देखेंगे लो नॉइस रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। इसका काम क्या है? लो नॉइस रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसीवर। या रिसीवर का पहला स्टेज है। इट इज़ लो नॉइस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। यह एक लो नॉइस का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और पैरामेट्रिक और TWT एम्पलीफायर, या तो पैरामेट्रिक या TWT एम्पलीफायर है। कौन? आपका लो नॉइस रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। नेक्स्ट है आपका मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर। तो मिक्सर का काम क्या होता है कि एक तो सिग्नल आपका लो नॉइस उससे आ रहा है RF एम्पलीफायर से, एक आपका लोकल ऑसिलेटर से आ रहा है। इन दोनों को मिक्स कर देना और आगे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को दे देना। तो चलिए देख लेते हैं। दिस कन्वर्ट्स RF सिग्नल आउटपुट फ्रॉम द RF एम्पलीफायर टू कंपैरेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी लेवल इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो टिपिकल वैल्यू फॉर द पल्स रडार, जो पल्स रडार की टिपिकल वैल्यू होती है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 60 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। अगला स्टेप हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, वो था आपका IF एम्पलीफायर का। तो IF एम्पलीफायर के बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो IF एम्पलीफायर क्या कह रहा है कि IF एम्पलीफायर क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। यह कंसिस्ट करता है एक ट्यून्ड एम्पलीफायर के सीरीज को। दिस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज ऑल ट्यून्ड सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग आइडेंटिकल बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर एक सिंक्रोनस होता है, दैट सारे ट्यून्ड फ्रीक्वेंसीज का एक आइडेंटिकल पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इफ़ रियली लार्ज बैंडविड्थ इज नीडेड, अगर हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, देन इंडिविजुअल IF एम्पलीफायर में बी ट्यून। तो अलग अलग इंडिविजुअल IF एम्पलीफायर जो है ट्यून किए जाएंगे। द टिपिकल वैल्यू ऑफ पल्स रडार, जो पल्स रडार की टिपिकल वैल्यू है 30 मेगाहर्ट्ज से 60 मेगाहर्ट्ज की होगी। नेक्स्ट आपका डिटेक्टर का यूज़ किया गया था। डिटेक्टर क्या काम करेगा कि डिटेक्टर यूजुअली ये शॉटकी बैरियर डायोड, शॉटकी बैरियर डायोड होता है जो आपका डिटेक्टर होता है। एक्सट्रैक्ट द पल्स मॉड्यूलेशन फ्रॉम द IF एम्पलीफायर आउटपुट। द डिटेक्टर आउटपुट इज देन एम्पलीफाइड बाय द वीडियो एम्पलीफायर। इसके बाद वीडियो एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है टू अ लेवल वेयर इट कैन बी प्रॉपरली डिस्प्लेड, एक ऐसे लेवल पर जहाँ पे आप अच्छे से इसको डिस्प्ले करा सकें ऑन द CRT पर, मतलब कैथोड रे ट्यूब पर, डायरेक्टली और बाया डिजिट्स
सिग्नल प्रोसेसर, तो या तो आप डायरेक्ट या तो डिजिट सिग्नल प्रोसेसर द्वारा इसको डिस्प्ले करा देंगे। फिर नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजिंग पल्स आर अप्लाइड बाय द ट्रिगर सोर्स ऑफ द डिस्प्ले यूनिट। तो जो सिंक्रोनाइजिंग पल्स है वह अप्लाइड किया जाता है ट्रिगर सोर्स पे, किसके द्वारा, ट्रिगर सोर्स के द्वारा, किस पर, डिस्प्ले यूनिट पर, ठीक है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा यूनिट जो आपको डिस्प्ले कराएगा। क्या डिस्प्ले कराएगा, पोजीशन, एम्पलीट्यूड, ये सारा टारगेट का कितना दूर है रडार से, ये सारा जो है डिस्प्ले कराएगा। और ये कई तरह के डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं। चैप्टर के लास्ट में हम एक डिस्प्ले यूनिट पे एक रडार के डिस्प्ले यूनिट से अलग एक वीडियो ही बनाएंगे, तो उसमें आप जो है ब्रीफली देखेंगे कि क्या होते हैं डिस्प्ले यूनिट्स। तो चलिए थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि द रिसीव्ड वीडियो सिग्नल जो कि CRT पर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डिस्प्ले किए जाते हैं। और डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले सिस्टम होते हैं जो कि जिसको ए स्कोप, बी स्कोप, PPI प्लेन पोजीशन इंडिकेटर और C स्कोप, AB स्कोप, कई सारे हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज ऑफ रडार, मतलब पल्स की अधिकतम असंदिग्ध रेंज। चलिए, हालांकि रडार एक जटिल सिस्टम है लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से समझे जा सकते हैं। आइए मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज को समझने के साथ साथ कुछ और बातों पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा था कि हाई पावर पल्स ट्रांसमिट की जाती है और पल्स रिसेप्शन टाइम, जिसको PRT बोलते हैं, पल्स रिसेप्शन फ्रीक्वेंसी को एक मास्टर टाइम कंट्रोल करता है, ठीक है, मास्टर टाइमर कंट्रोल करता है किसको, पल्स रिसेप्शन टाइम को, ठीक है। अब पल्स रिपीटेशन रेट को आप समझते होंगे, अर्थात कितनी देर बाद पल्स रिपीट होगी। अगर एक पल्स आपने भेजा है, ट्रांसमिट किया है, तो मान लीजिए 2 मिलीसेकंड के बाद अगली पल्स ट्रांसमिट करता है, तो पल्स रिपीटेशन टाइम जो होगा वो आपका हो जाएगा, तो आपका 2 मिलीसेकंड का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि अगर पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि 1 सेकंड में कितनी पल्सें ट्रांसमिट होती हैं। अतः यह तो आप समझ गए होंगे कि PRF और PRT का रेसिप्रोकल होता है, जैसा कि फ्रीक्वेंसी होता है। यदि PRT 2 मिलीसेकंड को बताइए तो PRF कितनी होगी। चलिए, 2 मिलीसेकंड की PRT है, पल्स विड्थ जो है 1 माइक्रोसेकंड की है, तो रेस्ट टाइम हमारी 2 मिलीसेकंड माइनस 1 माइक्रोसेकंड अर्थात 1999 माइक्रोसेकंड होगा, अर्थात 2 मिलीसेकंड बराबर 2000 माइक्रोसेकंड है, ठीक। यह तो सिंपल बात हुई कि PRT बराबर PW प्लस RT। ड्यूटी साइकिल तो आप समझते होंगे कि पल्स विड्थ टोटल टाइम पीरियड की कितनी परसेंट है, तो इस केस में आपकी ड्यूटी साइकिल का मान 1/2000 इंटू 1000% अर्थात 0.05% है, या 0.0005 होगी, क्योंकि पल्स विड्थ बराबर 1 माइक्रोसेकंड और PRT बराबर 2 मिलीसेकंड है, ठीक है। तो पीक पावर पल्स ड्यूरेशन का दौरान रडार का ट्रांसमीटर के आउटपुट पावर के बराबर होता है। जब पीक पावर पल्स ड्यूरेशन के दौरान रडार का जो ट्रांसमीटर का आउटपुट होता है वह आउटपुट पावर के बराबर होता है। सामान्यतः इस मान को मेगावाट या किलोवाट में होता है। तो औसत पावर या एवरेज पावर पल्स रिपीटेशन अंतराल में ट्रांसमिट की गई औसत पावर होती है, तथा इसके मान ज्ञात करने के लिए पीक पावर को ड्यूटी साइकिल के में से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यानी यदि पीक पावर 1 मेगावाट है, तो अगर आपका पीक पावर 1 मेगावाट है तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि किस तरह से होगा। अगर मान लीजिए आपका पीक पावर, तो आपका एवरेज पावर 1 इंटू 0.005 मेगावाट होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 0.5 किलोवाट होगा। तो ड्यूटी साइकिल आपकी 0.005 है। तो पल्स रडार में ट्रैवल टाइम वह समय होता है जो पल्स को ट्रांसमिट करने के बाद उसकी इको को लौट के वापस आने में लगता है, उसको हम बोलते हैं पल्स की ट्रैवल टाइम, ठीक। अब देखिए कि एक पल्स ट्रांसमिट की जाती है तो उसके बाद एक लंबा सा रेस्ट टाइम रखा जाता है ना, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पॉज भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पल्स ट्रांसमिट करने से पहले, ताकि उस पल्स की इको लौट कर आ जाए तथा नेक्स्ट पल्स से इस इको के इंटरफेरेंस ना हो, जो आपकी पल्स जाएगी वो आने वाली इकोज में कोई इंटरफेरेंस ना हो। अतः रिसेप्शन टाइम PRT ही टारगेट को मेजर कर पाने के मैक्सिमम डिस्टेंस निर्धारित करता है।
यदि पहली पल्स का कोई इको दूसरी पल्स से ट्रांसमिट होने के बाद लौटता है तो वह सेकेंड रिटर्न इको अनएम्बिगुअस इंडिकेट उत्पन्न करेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अनिश्चितता की स्थिति में उत्पन्न ना हो, इसके लिए यह जरूरी है कि किसी पल्स की इको अगली पल्स के ट्रांसमिट होने के पहले ही लौट आए, अदरवाइज आपका अनिश्चितता की स्थिति होती है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। चलिए हमने पीआरटी की वैल्यू को 2000 माइक्रोसेकंड रखा है, 2000 म्यूएस रखा है हमने पीआरटी की वैल्यू को। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलता है, अतः 2000 माइक्रोसेकंड में यह वेव 3 10 × 10⁸ गुणे 2000 × 10⁻⁻6 अर्थात 6 × 10⁵ मीटर या 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। सिंपल सा एक मैथमेटिकल है। यदि टारगेट 300 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर है, अब आप देखिए उदाहरण देखिए, 300 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर अगर टारगेट है तो ट्रांसमिट की गई पल्स की इको 2000 माइक्रोसेकंड से पहले वापस आ जाएगी। 500 किलोमीटर जाना तथा 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाना और 300 किलोमीटर वापस आना अर्थात 600 किलोमीटर। यदि टारगेट 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तो अनिश्चितता की स्थिति उपलब्ध होनी ही होनी है कि इको जो होगा वो पिछली पल्स की है या अगली पल्स की है। ठीक है, तो लास्ट में हम यही देखेंगे कि एक वह रेंज जिससे दूरी होने पर टारगेट रिटर्न इको का आभास देता है। रडार की मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज RUN कहलाती है, मतलब द रेंज ऑफ द रडार बियॉन्ड विच द टारगेट अपीयर एज अ सेकंड रिटर्न इको इज कॉल्ड द मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज ऑफ द रडार। तो ये रहा मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज ऑफ रडार। ठीक है, दो डायग्राम आप देख के समझ सकते हैं। पहले हमने यहाँ से माइक्रोवेव ऑसिलेटर से हमने किसी हाई फ्रिक्वेंसी के पल्स को जनरेट किया, फिर ट्रांसमीटर को दिया, फिर डप्लेक्सर को दे के एंटीना में ट्रांसमिट कर दिया। यह एंटीना कहीं पर आया, मान लीजिए यहाँ पर टारगेट है, टारगेट से रिटर्न होकर फिर गया एंटीना पर, फिर एंटीना ने डप्लेक्सर को दिया, डप्लेक्सर ने अब की बार रिसीवर को दिया क्योंकि यह इको है, रिटर्न होके आ रहा है। फिर रिसीवर ने इसको दिया डिस्प्ले पर, अब वो डिस्प्ले ए स्कोप, बी स्कोप, ए बी स्कोप, PPI, CRT किसी तरह का है और उसने उसको डिस्प्ले करा दिया। तो यह आपका शॉर्ट में है कि बेसिक पल्स रडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। दूसरा जो आपका डायग्राम ये दिखाया गया है, ये दूसरा डायग्राम आपका है, यह पल्स विड्थ रिसीव टाइम और पल्स रिपीटिशन टाइम पूरा दिया गया और फिर अगली पल्स आ रही है। तो मान लीजिए एक बार हमने पल्स भेज दिया, फिर ये बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन पॉज है, फिर ये नेक्स्ट पल्स हमने भेजा है और ये पल्स की विड्थ है, पल्स की चौड़ाई है जिसको हमने यहाँ दिखाया है, और यह रिसीव्ड टाइम है। इस इतने के दौरान हमारा इको रिसीव हो रहा है और ये पूरे डिस्टेंस को बोलेंगे पल्स रिपीटेशन टाइम, PRT, कि एक पल्स भेजें लौटी, इसको हम पूरा को बोलेंगे PRT, और अगली पल्स फिर भेजा गया। तो अगर हमने यहाँ पर पल्स भेजा है, फिर हमारा इस समय देखिए पल्स हमारा टारगेट 1 पर रिसीव हुआ ये, तो इसको हम रिसीव्ड इको बोलेंगे। और यह जो 400 म्यू सेकेंड लगा ये टाइमिंग से जब हमने भेजा, उसके बाद हमने इसको रिसीव किया, तो इसके आने के बाद फिर से नेक्स्ट पल्स आपकी भेजी जाएगी। तो ये सारा आपका रहा टाइमिंग डायग्राम। तो इस वीडियो में हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की बेसिक पल्स रडार सिस्टम की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। रडार के और टाइप्स अगले वीडियोस में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।